हाँ, तो क्या हाल है ट्वेल्थ वालों। एक नया चैप्टर लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं जिक्र कर रहा था। फिलहाल मैंने अभी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ग्राफ वाला, करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वाला। तो अपने में करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लगभग हमने 60% पोर्शन खत्म कर दिया और अब उसके न्यूमेरिकल बचे हुए, न्यूमेरिकल कंप्लीट करा देंगे। उसका लेक्चर भी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा और इसका लेक्चर भी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। कोशिश ये करूंगा कि ये एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो आज मैं लगा हूं इसमें, देखते हैं कितना टाइम लेती है इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिला करके बोला जाता है। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि यार व्यूज़ तो अच्छे खासे आ जाते हैं, चलो ठीक है, व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की हेल्प हो रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। मैंने एक बात चेक की, मैंने देखा कि यार कितने % लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, और उसमें से कितने % लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई 18 या 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 80% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करने का कोई नुकसान थोड़ा ना, आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ कुछ नहीं जाता, एक हल्का सा टिक करना पड़ता है ना, आपका कोई पैसा कटता, किसी भी तरह का तो आपका कोई लॉस है ही नहीं। बस ये है कि यार अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो दिल को खुशी मिलती है, एक आंतरिक सुकून मिलता है, और जब आंतरिक सुकून मिलता है तो मन करता है कि और ज़्यादा पढ़ाओ। क्योंकि यार मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको एकेडमिक का कराऊं, एकेडमिक में भी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कराऊं। मेरा टारगेट ये है कि आपकी एक चीज़ एसएल अरोड़ा से कंप्लीट हो जाए, थियोरिटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए। थ्योरी के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दे रखी हैं, सारी की सारी हो जाए। उनके अलावा भी कोई ब्लू पॉइंट्स बचता तो उसको भी क्लियर करा दिया जाए। इसके बाद जो भी एसएल अरोड़ा के अंदर टेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वेरी शॉर्ट दे रखे होते हैं, उन सब की इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको दूं। उसके बाद थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेक्शन रहता है, उसके अंदर एमसीक्यूज रहते हैं, फिर उन एमसीक्यू को सॉल्व कराऊं। तो अब आपको पता है कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। तो इसमें यार ये रहता है कि मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा सा इसमें ये करें कि सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, और ये है हमारा लिया हुआ एसएल अरोड़ा के अंदर से। सिलेबस सबका सेम है, आप किसी भी बुक से पढ़ लो, मैं एसएल अरोड़ा को पिक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि ये एकेडमिक के लिए स्टैंडर्ड बुक है, बच के नहीं जाएगा आपका, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ठीक है भाई। तो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो देखेंगे, इतने सारे टॉपिक, 3 यहाँ पर लिख रखे हैं और 3 यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए, जो बच्चे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पास हो जाएं तो भाई बड़े आराम से पास करा दूंगा, लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि टॉपर्स बने तो भाई 100% बना दूंगा, ठीक है। मेरे खुद के 92 मार्क्स आए थे, लेकिन 2012 की बात है, फिजिक्स के अंदर 92 मार्क्स आए थे बोर्ड में। तो मुझे पता है किस तरह से ये मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, किस तरह से आप 90+ आप मार्क्स ला सकते हो, बड़े आसानी से ला सकते हैं आप मार्क्स। कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, डेली पढ़ना होता है। तो आप लोग ऐसा करें कि डेली पढ़ें, मेहनत से करें, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, डेली पढ़ें, मेहनत करें, तभी आप जो है ना उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मसला ये है कि आज के जो टॉपिक हैं वो है 3 और 3 6, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 एसएल अरोड़ा से लिया हुआ है और पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? बिल्कुल जीरो से आप पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग यार बिल्कुल न्यू बोर्न हो, 12th में पहली बार आए हो। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं किसको है, नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो जब चार्ज रुका हुआ होता है तो हम उसकी जो भी फिजिक्स देखते हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। अब ये चार्ज क्या है यार, ये मसला बनता है, ये चार्ज क्या है। तो ये टॉपिक मैंने लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम शुरू से पढ़ते हैं और मजा आएगा, देखो पता लग जाएगा चार्ज क्या है। पहला आता फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक बात और बता दूं, ये लेक्चर जो है ना पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर है। अगर आपका लेक्चर नंबर 1 खराब हो जाता है ना, तो फिर बाकी लेक्चर में ना आपका मेंटेलिटी बन जाती है कि यार मज़ा नहीं आएगा, और ऐसा होता भी है। इसलिए पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो है ना फिर वो मेंटेलिटी ठीक हो जाएगी कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया चलेगा, तो बढ़िया ही चलता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर से बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक 1 या 2 नंबर का काम बन जाएगा यहाँ से, अगर बना तो, वरना वो भी नहीं आएगा। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे का सब वो यहीं के थ्रू क्लियर होता वो चलता।
अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे का आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, नहीं आती हैं, लेकिन उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही है ये, ठीक है, बेसिक है तो पढ़ो। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये कहते किसको है? हो सकता है मैं लैंग्वेज यहाँ ना लिखूँ, बुक है आपके पास पढ़ने के लिए, आप समझ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता लग रहा है कि आप फ्रिक्शन दोगे। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रगड़ती है, रगड़ खाती है, तो इसको आप फ्रिक्शन कहते हो। ये बॉडी जो रगड़ खा रही है एक दूसरे की रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती है, इसी को आप फ्रिक्शन कहते हो। तो हम जब फ्रिक्शन लगाते हैं, देखो अब आप एक नई चीज़ सीखोगे, जब आप एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाते हैं तो होता ये है कि जब हमारे पास अलग अलग मटेरियल होते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ खिला रहे होते हैं, जैसे कि ये पेन है और ये मेरे पास खाल मेरी, मैं इस पे इसको रगड़ रहा हूँ, तो रगड़ने से ये होता है कि एक मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और दूसरा मटेरियल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। जब ऐसा हो रहा होता है तो जो मटेरियल अपने पास से इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है कि इनके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का और माइनस का? तो इसके पीछे छोटी सी फिजिक्स है, वो है ये। एक बात बताओ, जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बन गई थी, एटम के बारे में बता दिया गया था, तो एटम को क्या कहा गया था? एटम को ये कहा गया था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब तो ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के पास है उतना निगेटिव चार्ज भी है, तो इसका मतलब दोनों बैलेंस है। अगर किसी एक का लेवल बढ़ाओगे तो ओवरऑल चार्ज एटम पे जो आ जाएगा वो जिसका लेवल बढ़ाओगे उसके चार्ज के बराबर आ जाएगा। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास न्यूट्रल कंडीशन थी ये, जब आपने रगड़ खिलाई तो इससे निकल गए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ये है और ये है प्रोटॉन का चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो भाई इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हो गया कम, तो ओवरऑल जो परमाणु जो एटम है उस पर चार्ज जो बचा वो बचा प्रोटॉन का ज़्यादा, तो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज, इसीलिए आपका मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता। आई होप आपने ये एटॉमिक थ्योरी से समझ ली, बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो वो तो न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पहुंचे उसके पास तो निगेटिव चार्ज पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज पहुंचा तो वो मटेरियल निगेटिव हो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो यही है, जब आप प्लास्टिक को, किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल, प्लास्टिक ले लो, कोई भी और एग्जांपल ले लो, जैसे कि कांच की छड़ जो होती है जिसको आप बोलते हो गिलास रोड, जब गिलास रोड को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है या फिर ऊन के ऊपर रगड़ा जाता तो क्या होता? ऐसा करने से गिलास रोड के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये वूल के पास चले जाते हैं, वूल मतलब ऊन के पास चले जाते हैं। अब ऊन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऊन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है निगेटिव, और इसके जिसके इलेक्ट्रॉन निकले हैं मतलब कांच की रोड के, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता। तो चार्ज निकलने से क्या होता है? चार्ज निकलने से ये मटेरियल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड। जब इनके पास चार्ज होता तो हम इनको बोलते हैं ये इलेक्ट्रीफाइड है, क्योंकि इनके पास अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब? इनके ऊपर चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो बात समझ में आ चुकी है कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो इनके ऊपर चार्ज आता है, तो हम जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिस रीजन से आई है, जिस वजह से आई है, उसको देखते हैं। तो यहां पर अभी मैं रगड़ रहा था, तो रगड़ना मतलब फ्रिक्शन की वजह से आई है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ ली होगी। इसको जब मैं बनाऊंगा यहां तो किस तरह से बनाऊंगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को एक शब्द में अगर लिखना चाहूंगा मैं ये कह सकता हूं मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रीफाइड बाय फ्रिक्शन। जब मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। अब जैसे कि ये कांच रोड है, आपने इसको वूल के ऊपर रगड़ा, ये आपके पास वूल है, ऊन, और ये आपके पास गिलास रोड है। तो जब आप इसको रगड़ रहे होते तो होता यह है कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आना शुरू हो जाता। अब ऐसा तो नहीं है कि चार्ज भाग जाए, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आना शुरू हो जाता है।
तो जितना इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया उतना इसके ऊपर माइनस का चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आपने ये जनरेट किया चार्ज। तो क्या आपने मेरी बात समझ ली? बिल्कुल समझ ली। एक शब्द में लिख दिया, मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रीफाइड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बुक के अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेज दे रखी हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होंगी भी। इसमें ये देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ रफ सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम प्रोडक्ट इन दो मटेरियल को रगड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे को तो खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, साथ में ये हल्के हल्के ऑब्जेक्टों को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substances due to which they attract light मतलब होता हल्के, light objects is called इलेक्ट्रिसिटी। देखो आप समझो यार, आप पहली बार देख रहे हो तो आप समझो। आपके पास कंघा है, कंघा कोम्ब जिसको बोलते हैं, इसको अपने सूखे बालों पर रगड़ो और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर जैसे इस कंघे को लेके जाओगे तो ये कंघा जो है कागज के टुकड़ों को खींच लेगा अपनी तरफ को। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसी वजह से है कि जब मैं इसको रगड़ खिला रहा था तो इसके ऊपर आ गया चार्ज। जब चार्ज आ गया तो अब ये चार्ज क्या करेगा, ये जो इसके ऊपर आया हुआ है ये हल्के हल्के ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाई इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कहलाई? प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, तो हम इसको बोल देंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये रुकी हुई है, चार्ज रुका हुआ, तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्पेशली मैं ऊपर एक लाइन लिख चुका हूँ, मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रीफाइड बाय फ्रिक्शन, तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो इनका एक नाम बन जाता है कि ये अब इलेक्ट्रीफाइड है। क्या है ये? इलेक्ट्रीफाइड। एक होता है न्यूट्रल और एक होता है इलेक्ट्रीफाइड। तो ये इलेक्ट्रीफाइड है, इनके ऊपर चार्ज है। जब मैं इलेक्ट्रीफाइड वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब चार्ज है उसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रीफाइड है। अब ये इलेक्ट्रीफाइड आपको बेसिक से पता लग चुका है कि क्यों हुआ है ये इलेक्ट्रीफाइड, क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है और क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डेफिनेशन जानी है। तो पहला टॉपिक तो आपका यही कवर हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या, और इसको हम खत्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रीफाइड का पता चल चुका है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लेते हैं। पहला टॉपिक आपका हो चुका इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हर एक का अपना एक अलग पेज होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ देखेंगे हम, सही करके लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता? आप पहली बार, तो भाई आप लोग 11 से 12 में आए हो तो आपके लिए तो हर चीज़ पहली बार है, तो हर चीज़ को आपको अच्छे जानना। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था। आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, क्वार्क्स, है ना, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हो क्या रहा था, आपके पास एक न्यूट्रल एटम था, आपने फ्रिक्शन जनरेट किया, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल आपने फ्रिक्शन पढ़ रखा तो फ्रिक्शन समझो, फ्रिक्शन जनरेट किया और आपने उन दोनों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। अच्छा, एक कॉमन एग्जांपल ये भी है कि जब आप प्लास्टिक की कुर्सी बैठते हो तो अपने हाथ जैसे रगड़ करते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, तो अब है क्या, है ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्योंकि मटेरियल के ऊपर चार्ज आया है, तो ये मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। जाहिर सी बात है, ये अगर इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, तो अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हो सकता है दूसरे को भी अट्रैक्ट कर दे और हो सकता है दूसरे को रिपेल कर दे। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब सेल्फ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल,
ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स जनरेट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। तो छोटी सी बात थी, इसको खत्म कर देते हैं। क्या? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बुक की लैंग्वेज है, इट इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब सेल्फ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फिर मैटर, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और शॉर्ट में कर देता हूं बाय विच दे एग्जर्ट्स की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेते हैं, दे एग्जर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस और फील्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ये चार्ज की वजह से ही फोर्स या फिर फील्ड आता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, आपने बना दिया। अब ये फ्रिक्शन की वजह से आ गया, लेट अस सपोज। अब एक दूसरा चार्ज है, अब ये दूसरा चार्ज जो है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो होगा इस पर एक तरह का फोर्स लगाएगा, आगे पढ़ेंगे हम किस तरह का फोर्स लगाएगा। तो इसने इसके साथ इंटरेक्शन तभी किया है ना जब इनके पास चार्ज था, अगर चार्ज नहीं होता तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब जो फोर्स आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो चार्ज होने की वजह से आया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स आया, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड आया। तो आप ये कह सकते हो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एग्जर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट करना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट के बीच में। तो क्या ये वाली बात आपने समझ ली? बेसिक सी बात थी, अगर आपने नहीं समझी तो भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये वाली बात भी लिख लो नोट में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता ना। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज ये बताता, निगेटिव चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसके पास, ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही आएगा मल्टीपल टाइम। अब वो कितने भी हो सकता है उसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यू ये होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वाली वैल्यू आप याद कर लेना, क्योंकि आप अभी न्यू बॉर्न हो, 12th में अभी आए हो, ताज़ा गरम। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है भाई, इस वाली बात को आप समझ के चलें। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास जो चार्ज आया होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल आया होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसके पास जो चार्ज है उसकी अपनी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है भाई। अब वही चार्ज है ना, इस पर एक फोर्स लगवा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा रहा होगा। खैर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सब कुछ जान लिया। अब जो पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा, अरे कहाँ गया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। अब बात करेंगे हम 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक। अब भाई ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे होते हैं? देखो, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और जिस मटेरियल ने इन इलेक्ट्रॉनों को लिया है उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, हिंदी में लिख देता हूँ, लो, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले और इसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव। इसके अलावा कोई और
नेचर नहीं है चार्ज का। चार्ज के दो ही नेचर हैं, दो नेचर हैं, एक है पॉजिटिव नेचर, दूसरा है निगेटिव नेचर। दूसरा क्या है? निगेटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर का मतलब ये है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब चार्ज का ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो नेचर दो हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव। निगेटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाते हैं, और पॉजिटिव कब बनता है? जब उस इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। इसके बाद जो था वो ये था, जल्दी से देख लेते हैं। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने दो पढ़ लिए। इसमें एक चीज़ और नोट करवा देता हूँ, एक खास बात है। खास बात ये है, यहाँ पर नोट लिख देता हूँ कहीं ना कहीं। नोट ये है कि जो सेम चार्जेस होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेम चार्जेस रिपेल। हालांकि ये मुझे कुलामिक फोर्स के अंदर बता देना चाहिए, लेकिन अगर यहीं याद हो जाती है, यहीं समझ में आ जाता तो इससे अच्छी क्या बात है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, सेम चार्ज के बाद दूसरा बनेगा, एक तो हो गए सेम, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर भाई अपोजिट चार्ज है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे? रिपेल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर एक तरफ निगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आती है भाई? बिल्कुल समझ में आती है। रिपेल कब करते हैं? जब सेम होते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं? जब डिसिमिलर होते हैं। तो काइंड्स ऑफ चार्जेस हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। तो हमारा जो तीसरा था वो खत्म हो चुका है। अब आगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो लिख लेते हैं कंडक्टर्स। बताओ कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बताओ कंडक्टर और इंसुलेटर किसको बोलते हैं? आपको पता, कंडक्टर वो होता है जो कंडक्टिविटी को शो करता है। तो सीधी सी बात है, कंडक्टर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो एक शब्द में इसको खत्म कर दूंगा, दोज मटेरियल which can flow electricity, जो चार्ज का फ्लो कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकते हैं। दोज मटेरियल विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर है। इसका मतलब कंडक्टर के पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते। तो आप कह सकते हो दे कैन नॉट फ्लो। पूछेगा नहीं आपसे कोई लिखने के लिए, बस मुंह से पूछेगा तो आप बता देना दे कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते उनको आप क्या बोलते हो? इंसुलेटर। इसका मतलब इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इसके पास फ्री चार्ज नहीं है। तो दे डू नॉट हैव फ्री चार्ज। इसके पास कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, जबकि इसके पास मेजॉरिटी में फ्री चार्ज है, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आपने ये वाला टॉपिक भी देख लिया, कोई टफ नहीं था। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर आता है ये। मेथड ऑफ चार्जिंग, आपने फ्रिक्शन के थ्रू, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। देखो मेथड ऑफ चार्जिंग बहुत तरह की है, आप कितने तरह से चार्ज कर सकते हो मटेरियल को। चार्ज का मतलब ये कितनी तरह से उसके ऊपर आप पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ला सकते हो। तो पहला तो हो जाएगा भाई मेथड ऑफ चार्जिंग में। एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं माइक की बैटरी डाउन हो रही है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट, उसके बाद देख।
चलो भाई, ये मैंने बैटरी लगा दी। तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि चार्जिंग के मेथड क्या है। जो आप रबिंग करते हो, आप चार्ज लेकर आते हो, तो चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कैसे कराते हो, क्या क्या मेथड है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही बता देता हूँ। मेथड ऑफ चार्जिंग पहली तो आती है कि आपने फ्रिक्शन के थ्रू आपने चार्ज कर दिया, एक बॉडी पर प्लस ला दिया और एक बॉडी पर माइनस ला दिया। दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग में आता है इंडक्शन। आपने इंडक्शन करवा दिया, इंडक्शन बताऊंगा पूरा, अब वो इंडक्शन ही बताऊंगा। एक आता है आप आयनाइजेशन कर दो, हीट दे दो मटेरियल को। हीट देने से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाएंगे और चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये कॉमन है मेथड ऑफ चार्जिंग, आपने देख लिए। अब बात यहाँ जो आएगी वो आएगी इंडक्शन की। तो क्या होता, इसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि आप जो है ना एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लाना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कराना पड़ेगा। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते किसको है। लेट अस सपोज कि आपके पास ये कोई मटेरियल है, स्फीयर है, और ये मेटल का स्फीयर है। अभी कोई चार्ज है इसके ऊपर, कहोगे नहीं कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये तो न्यूट्रल है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अब इसके पास आपने क्या किया, पॉजिटिव रोड लेकर आ गए। अब ये जो है मेरे पास एक चार्ज रोड है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है। जैसे ही इसको इसके पास लेकर आते हैं तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्फीयर जो है वो मेटल का है, और मेटल जो होते हैं उसके पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसकी साइड में आना शुरू कर देंगे सरफेस पे। जब इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो इसको आप बोलते हो मेथड ऑफ चार्जिंग, कि आपने इसको अब चार्ज कर दिया। अब आप ये चाह रहे हो कि यार मैं इस चार्ज को ख़त्म कर दूं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको अर्थिंग दे सकते हैं। जैसे आप अर्थिंग दोगे तो होगा क्या, अर्थिंग जैसे दोगे तो इसका मतलब ये है कि यार इन्हें जो है ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस वाला जो है चार्ज, इन्हें न्यूट्रल होने के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देते हैं। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए, इसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। अगर मैं अर्थिंग नहीं करता तो आपने प्लस माइनस देख लिया क्या था, लेकिन जब अर्थिंग कर दी तो इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि सिर्फ इस साइड में ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ये पूरा आपका अर्थिंग वाला पार्ट हो गया और ये आपके पास प्लस की रोड हो गई। क्या आपने बेसिक बात समझ ली, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन, कि आपने इंड्यूस करवा दिया, इसके अंदर चार्ज था नहीं लेकिन इसकी वजह से इसके पास चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। अगर आपके पास एक स्फीयर ये है, इसके पास एक स्फीयर ये रखा हुआ है और इसके पास एक स्फीयर ये रखा हुआ है, तो ज़रा देखें लेट अस सपोज कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज दे रखा मैंने, इसको मैंने चार्ज कर रखा है अपनी तरफ से, तो ये चार्जड है, मैंने कर रखा। लेकिन होगा क्या, बाय इंडक्शन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा इस सिरे पर, और जब निगेटिव चार्ज इस सिरे पर आएगा तो इस सिरे पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरफ। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, मतलब ये साइड हो जाएगी इसकी निगेटिव और फिर इस वाले की हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली। अगर आप इसको अर्थ कर देते हो तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, अगर आपने इसको अर्थिंग किया हुआ है तो इसका मतलब इन पर जो चार्ज आया है वो बाय इंडक्शन आया है, बाय इंडक्शन। भाई जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप बिगड़े हुए हो, गुंडे हो, मवाली हो और आप अच्छे लोगों में जाकर बैठना शुरू कर दो, तो आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। अब वो अच्छी बातें आना शुरू क्यों होंगी, क्योंकि भाई ये नेचर का रूल है कि आप सीखते हो, दूसरों से सीखते हो, दूसरे की बात को जल्दी सीखते हो। तो अगर गुंडे हो आप, मवाली हो और आप अच्छे
अच्छे इन्वायरमेंट में पहुंच जाओ तो भाई उनकी बातों को आप ग्रहण करोगे तो आपके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका उल्टा भी कर लो कि आप बिल्कुल सीधे साधे हो और आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहाँ पर गुंडागर्दी लफंगागिरी सबसे ज़्यादा होती है, तो होगा क्या, आपके अंदर भी गुंडागर्दी आ जाएगी। तो आपके अंदर जो चीज़ आ रही है ना, तो इसी को बोलेंगे इंडक्शन। उसने तो नहीं कहा कि तू सीख, लेकिन तुम फिर भी सीख गए, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन, कि आप इंड्यूस हो चुके हैं, है ना। होता नहीं होता, कोई लड़का होता है, फर्स्ट टाइम किसी लड़की को देख रहा होता है, आंखों से आंखें टकराती हैं, तो वो लड़की थोड़ी ना कहती तुम मुझसे प्यार कर, बस इसे हो गया, है ना। इसे देखने के बाद ही क्या हो जाता है, इश्क का खुमार चढ़ जाता कि भाई मैं आशिक हूँ, पक्का आशिक हूँ। तो ये वाली बात क्यों होती है, ये इंडक्शन है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। क्यों होती है उसको छोड़ो, लेकिन है ये इंडक्शन। तो आपने समझ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक्चुअल में ये फिनोमेना है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का किसी भी कंडक्टर का, और इस पर अपोजिट चार्ज आता है। रीज़न आपको पता चल चुका है, हमेशा अपोजिट चार्ज आएगा बाय इंडक्शन। तो आप इसको क्या कहोगे, इसको डिफाइन किस तरह से कहोगे, इट इज मेथड ऑफ चार्जिंग। पहली बात तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग है, और ये जो है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है ऑब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। और ऑलवेज कैसा होता है भाई, ऑलवेज अपोजिट चार्ज एपियर होगा, ऑलवेज अपोजिट चार्ज एपियर होगा उसके अपोजिट साइड पर, है ना। ये वाली बात मैं पूरी बात नहीं लिख पा रहा, बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सीखने के लिए होती है, लिखने के लिए कहीं नहीं पूछा जाएगा, सीखने के लिए है। तो आप लोग समझ गए, इसको अच्छे से समझ जाना इसको। अब इसके बाद जो आता है हमारा, लगभग हमारा ख़त्म ही होने वाला भाई, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है समझ लो। मैं लिख देता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जल्दी से बताओ बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। पहली है इसका एडिटिव नेचर, चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज होता है ये। तीसरा है कंजर्वेशन, कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, और कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है। इनको समझ लेते हैं और ऐसे ही समझ लेते हैं, सिंपल सा, कोई इसमें टफ नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। 3 प्रॉपर्टी हैं एडिटिव। एडिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कुछ चार्ज है, और अगर आप इसे और चार्ज दे दोगे तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगा सकते हो, चार्ज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन होगा कम। अब जाहिर सी बात है, जब आप और चार्ज दोगे या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे या इसे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ओवरऑल चार्ज तो जुड़ ही जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और आपने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा ना। तो एडिटिव नेचर हुआ कि चार्ज को ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रॉनों के चार्ज ने, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के चार्ज की वजह से ख़त्म हुआ, तो ये ऐड हुए होंगे तभी तो इसको आप क्या कह सकते हो, एडिटिव नेचर को। अब ये कह सकते हो द चार्ज ऑन एनी बॉडी is algebraic sum of given charges। अगर किसी बॉडी पर चार्ज निकालना चाह रहे हो, तो उस बॉडी के ऊपर आपने जितने भी चार्ज दे रखे हैं, लेट अस सपोज कि आपने उस पर बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, तो उन सभी चार्जों को आप जोड़ लो, ये इसका एडिटिव नेचर होगा। कोई टफ बात थी? नहीं टफ थी। इसके थ्रू एक एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिएगा
कि आपके पास 2 कूलाम का चार्ज है, एक बॉडी है जिस पे प्लस का 2 कूलाम का चार्ज है, और मैंने इसे माइनस का 1 कूलाम का चार्ज और दे दिया, तो आप बताओ इसके ऊपर कितने कूलाम का चार्ज बचेगा। तो 2 कूलाम का चार्ज तो प्लस का था, -1 कूलाम दे दिया, तो 2 में से 1 कूलाम को माइनस कर दोगे तो प्लस का 1 कूलाम इसके पास अभी भी रह जाएगा। ये होता है इसका एडिटिव नेचर। अब आपके पास आता है दूसरा क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ये कहता है कि अगर आप इस दुनिया में किसी भी बड़े चार्ज की बात करोगे तो वो बड़ा चार्ज इलेक्ट्रॉनों के चार्जों से मिलकर बना होगा। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप ऐसा मान लो कि जो आपने घर बनाया है, उस घर में जिस तरह से ईंटों की रिक्वायरमेंट हुई है, ईंटों को मिला करके आपने घर बनाया, उसी तरह से किसी बड़ी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चार्ज का योग होता है, सम होता है। तो इसका मतलब इसको आप कैसे दिखाओगे क्वांटाइजेशन को? आप कहोगे द चार्ज ऑन द बॉडी इज algebraic sum. The charge on the body is algebraic sum. हो algebraic में ये वाली बात आ गई जहन में। ओह सॉरी, इसको सही तरह लिख देते हैं। The charge on the body is always या always वर्ड हटा दो क्योंकि अभी बताऊंगा always क्यों मैंने नहीं लगाया। The charge on the body is n time multiples of elementary charge. The charge on the body is n times multiple of elementary charge. इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री चार्ज जो होता है वो n होता है, इसका n टाइम मल्टीपल। इससे ये पता लगता है कि अगर आपके पास आपने किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके ऊपर प्लस का 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के चार्ज का n टाइम मल्टीपल है। n मतलब पूरा, वेर n जो है वो n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, तो ये इंटीग्रल वैल्यू होंगी। इंटीग्रल आपको बताना है इंटीग्रल वैल्यू किसको बोलते हैं। इंटीग्रल वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही निगेटिव होती है, तो ये इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी बॉडी पे चार्ज देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल ही होगा। इससे ये पता लगता है कि ये क्वांटाइजेशन है। और एक बात और समझिएगा, एक्सेप्शनली क्वार्क एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिस पर जो चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल नहीं पाया जाता, फ्रैक्शन में पाया जाता, प्लस का 2/3। तो क्वार्क की अगर बात करूं, स्पेशली क्वार्क, ये एक्सेप्शनली है। क्वार्क के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या माइनस का 1/3 ई। ये कुछ ऐसे दे रखा, इसको आप छोड़ो, बस एक याद कर लो, प्लस का 2/3 ई। तो जब भी आप बात करोगे कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल होगा, बात सही है। लेकिन एक्सेप्शनली क्वार्क है, क्वार्क को हटा दो, बाकी जितने भी मटेरियल हैं उनके ऊपर चार्ज जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल ही पाई जाती है। n टाइम का मतलब ये है कि हो सकता है आपने 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हो तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ जाएगी। आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रखा हो तो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ जाए। आपने हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो 10 इलेक्ट्रॉनों के देने की वजह से चार्ज आ जाएगी। तो भाई इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को आप लेओगे ही लेओगे। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम मल्टीपल होगा, जहाँ पर n जो है वो इंटीग्रल नंबर है। और एक्सेप्शनली की बात चल रही थी क्वार्क की, ठीक है। तो ये होता है आपके पास क्वांटाइजेशन। अगला आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित या संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या होता है? ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या ख़त्म हो रहा है तो आप कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ ख़त्म हो रहा है?
एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरी बॉडी में चले गए, दूसरी बॉडी से निकले तीसरी बॉडी में चले गए, तीसरी बॉडी से पांचवी बॉडी में आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। इलेक्ट्रॉन कभी भी ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यही इसका कंजर्वेशन है। तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात चलिए तो इलेक्ट्रॉन को ना लिख करके मैं अगर चार्ज की बात करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट it may be transfer from one body to another, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, यही इसका कंजर्वेशन है। तो आज के जो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। हमने जो कुछ था वो सब कुछ पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, फ्रैक्शनल और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देख ली जो कि मेथड ऑफ चार्जिंग है, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिए, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव रिपल्शन, निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जान लिया, जिनके पास चार्ज होता है वो कंडक्टर और जिनके पास फ्री चार्ज नहीं होता वो इंसुलेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, चार्ज डेवलप करना टेम्परेरी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देख ली, कंजर्वेशन, एडिटिव और क्वांटाइज। तो ये आपके पास एक बेसिक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। अब हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे जहाँ से अब आपका एडवांस चलना शुरू हो जाएगा। एडवांस तभी सीखा जाता है भाई जब आपसे बेसिक आता हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और यार सब्सक्राइब तो करो भाई।